आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू द लिपिड्स, लिपिड्स का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, डाइटरी लिपिड्स, ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन लिपिड डाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि लिपिड डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, वेरियस एंजाइम्स एक्टिंग ऑन लिपिड प्रोडक्ट्स, हार्मोनल कंट्रोल, लिपिड मेल एब्जॉर्प्शन, डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। लिपिड्स, लिपिड ड्राइव हुआ है लाइपोज से, और लाइपोज एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है फैट और हार्ड। आर अ हेट्रोजीनस, यानी कि जिसमें वर्सटाइल क्लास है ये वाली, ठीक है। हेट्रोजीनस क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एक वर्सटाइल क्लास है, हेट्रोजीनस क्लास है। हैव आर डिस्टिंग्विश्ड फंक्शनल ग्रुप्स और स्ट्रक्चरल फीचर्स। आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल हैं, वाटर में हल नहीं होते। एंड हाईली सोल्यूबल इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स, उसके अलावा दूसरे जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें से उनमें ये हल हो जाते हैं। कौन कौन से वो सॉल्वेंट्स हैं। ईथर के अंदर ये सोल्यूबल हैं, क्लोरोफॉर्म के अंदर, बेंजीन एंड एसीटोन। और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ये वाले जो सॉल्वेंट्स हैं ये आपको बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मिल जाएंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, लिपिड के फंक्शन कौन कौन से हैं। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने के लिए स्टोर करता है। इंसुलेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स, एंजाइम्स के कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं लिपिड्स। उसके बाद सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उसके तौर पे ये लिपिड्स एक्ट करते हैं। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स। एनर्जी किस तरह स्टोर करते हैं। रिड्यूस्ड कंपाउंड्स, इस जो लिपिड्स के रिड्यूस्ड कंपाउंड हैं वो एक एनर्जी का रिच सोर्स होते हैं। लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ अवेलेबल एनर्जी। उसके अलावा हाइड्रोफोबिक नेचर, गुड पैकिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक नेचर ये आपस में टाइटली पैक होते हैं, जिसकी वजह से ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, लो थर्मल कंडक्टिविटी, ये हीट को, हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, उसको कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। हाई हीट कैपेसिटी, कैन एब्जॉर्ब हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रोटेक्शन, कैन एब्जॉर्ब शॉक्स, ठीक है। अगर शॉक की वजह से यानी कि ये कोई चोट वगैरह लगेगी तो सबसे पहले ये उसको अब्जॉर्ब करेंगे शॉक को। इस इनसे क्रॉस होने के बाद ही वो हमारे जो दूसरे बॉडी, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनको डैमेज करेगी, ठीक है। हमारे स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट होती है, ठीक है, वो एक्ट करती है एज अ मैकेनिकल प्रोटेक्टर। वाटर रिपेलेंट, ये वाटर को रिपेल करते हैं। हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोफोबिक नेचर कीप्स द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ड्राई, बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक नेचर जो ऑर्गेनिज्म की सरफेस होती है उसको ड्राई रखते हैं। प्रिवेंट्स एक्सेसिव वेटिंग, ठीक है, ये वाटर के एक्सेसिव लॉस को प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन, और एवेपोरेशन के थ्रू भी जिस्म से जो बॉडी बॉडी से जो पानी का अखराज हो रहा होता है एवेपोरेशन के जरिए, स्वेटिंग के थ्रू, उसको मिनिमाइज करते हैं। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन में आपको लिपिड्स मिलेंगे। कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स में ये एक्ट करते हैं एज अ कोफैक्टर। कौन से एंजाइम्स हैं। विटामिन के, विटामिन के किस काम के लिए यूज होता है। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करवाने के लिए, ठीक है, ये एक फैट स्लूबल विटामिन है। को एंजाइम क्यू, एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये को एंजाइम क्यू का को फैक्टर है, ठीक है। और ये कोएंजाइम क्यू किस काम के लिए यूज होता है। एटीपी सिंथेसिस करवाता है, एटीपी की प्रोडक्शन करवाता है, किस जगह पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये वाले जो एंजाइम है, ठीक है, विदाउट इट्स को फैक्टर दे विल नॉट वर्क। उसके बाद सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, पैराक्राइन हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो कि एक सेल से प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस होने के बाद उसके साथ जो नेबरिंग सेल होगा उसके ऊपर जाके एक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं पैराक्राइन, ठीक है। यानी कि जिस जगह से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके साथ जो सेल होगा उसके ऊपर जाके अगर एक्ट करेंगे उसको पैराक्राइन हार्मोन बोलते हैं। एक्ट लोकली, यानी कि जिस जगह पे होंगे उसी जगह पे इफेक्ट शो करेंगे। स्टीरॉयड हार्मोन एक्ट बॉडी वाइड, जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो बॉडी वाइड इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर अपने इफेक्ट्स को शो करेंगे। यानी कि जिस जिस जगह पे बॉडी में उनके रिसेप्टर्स होंगे उस जगह पे वो जाके अपने रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होंगे, अटैच होने के बाद अपने इफेक्ट्स शो करेंगे। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर, विटामिन ए एंड डी
हार्मोन प्रिकर्सर, यानी कि विटामिन ए और डी का जो प्रिकर्सर हार्मोन है जिससे विटामिन ए और डी प्रोड्यूस होता है वो लिपिड्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई, फैट सोलुबल है ये भी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो सर। नो सर। उसके नो। बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स दो तरह के होंगे, एक सिंपल लिपिड्स हैं, दूसरे कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स में फैट्स और वैक्सीज आ जाती हैं, ठीक है। फैट्स ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ऑयल आर फैट्स इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। जो फैट्स हैं वो चेन्स हैं किसकी, फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, ठीक है। फैटी एसिड और अल्कोहल मिलके जब ग्लिसरॉल मिलके जो चेन बनाते हैं उसको फैट्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर तो वो ऑयल ऑयल फॉर्म में जो होती हैं वो लिक्विड स्टेट में फैट्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा वैक्सीज, वैक्सीज में क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें जो अल्कोहल होगी, एक तो जो फैटी एसिड होगा उसका मोलिकुलर वेट हाई होगा, ठीक है, हाई मोलिकुलर वेट। उसके अलावा इसमें जो अल्कोहल होगी वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगी, ठीक है। उसमें मोनो मीन्स वन, हाइड्रा मीन वाटर, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसमें हो गया वैक्सीज के अंदर। उसके बाद है कम्प्लेक्स लिपिड। इसमें सिंपल फैटी एसिड है और क्या है, ग्लिसरॉल है, यानी कि अल्कोहल है। फैटी एसिड और अल्कोहल हो वो सिंपल फैट है, सिंपल लिपिड है, ठीक है। जिसके अंदर इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर कोई चीज़ ऐड कर दी जाए उसको हम कम्प्लेक्स लिपिड बोलेंगे, ठीक है। फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा अगर कोई चीज़ उसमें ऐड होगी उसको कम्प्लेक्स लिपिड बोलेंगे। कम्प्लेक्स लिपिड के आगे देखते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड, यानी कि अल्कोहल एंड फैटी एसिड के अलावा जो एडिशनल ग्रुप होगा उसकी मौजूदगी की वजह से इसको कम्प्लेक्स लिपिड बोलते हैं। फास्फोलिपिड्स, lipids containing in addition to fatty acids and an alcohol a phosphoric acid residue, ठीक है। इसमें क्या है, फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा फास्फोरिक एसिड भी है, ठीक है। फास्फोरिक एसिड की वजह से ये इसको कम्प्लेक्स लिपिड का नाम दिया जाता है। दे फ्रीक्वेंटली हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, ठीक है। इसमें प्यूरेन्स पायरिमिडीन्स जो होती हैं वो नाइट्रोजन बेसिस हैं, ठीक है। डीएनए में यूरासिल। अच्छा, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड में क्या होगा, अल्कोहल इज अ ग्लाइसरॉल। ये वाला अल्कोहल के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें जो अल्कोहल है वो ग्लाइसरॉल है, ठीक है। स्फिंगो फॉस्फोलिपिड में जो अल्कोहल है वो स्फिंगोसिन है, ठीक है, स्फिंगो फॉस्फोलिपिड के अंदर। बाकी जो एडिशनल ग्रुप है उसमें फास्फोरिक एसिड है। ग्लाइकोलिपिड में ग्लाइको होता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, लिपिड्स कंटेनिंग अ फैटी एसिड। स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन एक अल्कोहल है, ठीक है, फैटी एसिड। और इसमें एडिशनल ग्रुप कौन सा आ गया है, कार्बोहाइड्रेट। ये एडिशनल ग्रुप आने की वजह से ये एक कम्प्लेक्स लिपिड बन जाता है, ठीक है। अदर कम्प्लेक्स लिपिड्स आर सल्फर लिपिड्स एंड अमाइनो लिपिड। सल्फर मीन्स इसमें सल्फा ग्रुप आ गया, ठीक है, सल्फर है उसमें। उसके अलावा इसमें अमाइनो लिपिड में क्या आएगा, अमाइनो एसिड ऐड होगा। फैटी एसिड के अलावा अमाइनो एसिड भी है, और साथ में लाइपोप्रोटीन जिसमें लिपिड विद प्रोटीन कम्प्लेक्स, ठीक है। प्रोटीन के साथ मिलकर जो कम्प्लेक्स बनाते हैं उसे लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड में क्या डिफरेंशिएशन है, पता चल गया क्या फ़र्क है इन दोनों में? यस सर। ठीक है। टाइप्स ऑफ लिपिड, मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड स्टोरेज लिपिड, ठीक है। स्टोरेज लिपिड यानी कि जो बॉडी के अंदर हमारी बॉडी लिपिड को जिस फॉर्म में स्टोर करती है उसको हम स्टोरेज लिपिड बोलते हैं, ठीक है। उसमें ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में क्या होगा, ग्लिसरॉल अल्कोहल होगी, ठीक है, और 3 फैटी एसिड होंगे इसमें, ठीक है। उसके अलावा ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड है स्टोर्ड फॉर्म में, ठीक है। कौन कौन से हो गए इसमें, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ठीक है, और साथ में इसके फॉस्फेट और अल्कोहल, यानी कि इसमें एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप होगा, कम्प्लेक्स लिपिड है ये वाला, ठीक है। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू में पाया जाएगा, ठीक है। ब्रेन और नर्वस टिश्यू के सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाया जाता है उसकी बात करते हैं। फास्फोलिपिड में स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोसिन इसमें अल्कोहल होगी, ठीक है, फैटी एसिड होगा और साथ में फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट एंड कोलिन। उसके बाद है स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड में क्या है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। इसमें एक तो स्फिंगोसिन होगी, फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड के साथ मोनो और ओलिगो
सेकेराइड होगा, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज लिपिड, fats and oil are universally used as stored form of energy by living organisms, यानी कि living organisms एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, फैट्स या ऑयल की सूरत में, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम जो फैट है वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है। आर हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड्स डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। ये वाले जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं ये किस चीज़ के डेरिवेटिव होते हैं, फैटी एसिड्स के। और अब फैटी एसिड की बात करते हैं कि फैटी एसिड क्या चीज़ है। फैटी एसिड्स आर हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स। ये किसके फैटी एसिड्स आगे किस चीज़ के डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन की वो एक चेन होती है, ये उससे डेरिवेटिव होते हैं, उससे ड्राइव किए जाते हैं। विच आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अप टू 24 कार्बन एटम्स। इस चेन के एक एंड पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। और इसमें ऑलमोस्ट कितने, containing up to 24 कार्बन एटम्स, अप टू 24 कार्बन एटम्स इसके अंदर हो सकते हैं। The most common fatty acid in plants and animals are the even numbered। प्लांट्स और एनिमल में सबसे कॉमन जो होते हैं वो इवन नंबर्ड फैटी एसिड है, जिनमें मोस्ट कॉमन कौन से हैं, एग्जांपल्स हैं C16 एंड C18 स्पीशीज सच एज। C16 की एग्जांपल है पाल्मेटेट और C18 क्या चीज़ है, स्टीरेट, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No, sir. समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें बिटवीन 2 कार्बन एटम्स कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, ठीक है। 2 कार्बन एटम्स के दरमियान अगर कोई डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। अगर कार्बन एटम्स के दरमियान कोई भी डबल बॉन्ड ना हो तो वो कौन सा होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क का पता चल गया है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद स्टीरिक एसिड विच इज़ अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। द पैकिंग ऑफ फैटी एसिड डिपेंड्स ऑन देयर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। जो पैकिंग है डिपेंड करती है कि जो फैटी एसिड है कितना सैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जितना ज़्यादा सैचुरेटेड होगा उतनी उसकी पैकिंग अच्छी होगी। स्टीरिक एसिड इज शोन हेयर इन इट्स यूजुअल एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन। यहाँ पे स्टीरिक एसिड को इसकी यूजुअल जो कन्फॉर्मेशन है उसमें शो किया गया है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर टाइटली पैक्ड एंड स्टेबलाइज्ड बाय मैनी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की वजह से जो इनकी पैकिंग है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। ये अपने दरमियान वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं आने दें बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। द डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूसेस अ रिजिड बेंड इन द हाइड्रोकार्बन टेल। डबल बॉन्ड की वजह से इसमें एक बेंड आ जाता है, ठीक है। फैटी एसिड्स विद वन और सेवरल सच बैंड्स कैन नॉट पैक टुगेदर एज टाइटली एज सैचुरेटेड फैटी एसिड। बिकॉज ऑफ दिस बैंड जो फैटी एसिड्स होंगे वो टाइटली पैक नहीं हो सकेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड। इज दैट क्लियर? जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतनी उनकी पैकिंग जो होगी वो लूज होगी। So saturated fatty acids are tightly packed and unsaturated fatty acids are not tightly packed as compared to saturated fatty acids. Is that clear? Yes, sir. रीजन क्या है? रीजन इधर डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से शो की गई है, ठीक है Bend, sir. जी। ये स्ट्रेट हैं, ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के वजह से एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक होंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ बैंड इनकी जो पैकिंग है वो इतनी टाइटली नहीं होगी, ये लूज पैकिंग होगी इनकी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्राईग्लिसराइड्स। द फैट एंड ऑयल फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ट्राईग्लिसराइड। जो एनिमल और प्लांट्स में फैट पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्राईग्लिसराइड्स। ट्राईग्लिसराइड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। ये वही चीज़ है, इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा। सिंपल लिपिड
important as the storage form of fat in human body. ये important क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट है। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कोई पूछे कि फैट किस सूरत में स्टोर होगा, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स एंड मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। सिंपल को सिंपल क्यों कहते हैं और मिक्स को मिक्स क्यों कहते हैं? सिंपल ट्राइग्लिसराइड दे आर ट्राई ईस्टर्स मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वन काइंड ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। सिंपल में क्या होगा कि ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स होंगे और वो तीनों फैटी एसिड एक ही टाइप के होंगे, सेम टाइप के। अगर फैटी एसिड्स हों तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल ट्राइग्लिसराइड। अगर फैटी एसिड्स की टाइप चेंज हो जाए तो उसको हम मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड दे आर ट्राइएस्टर्स विद डिफरेंट फैटी एसिड कंपोनेंट्स। Animal fats and vegetable oils are many different mixed triglycerides. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद steroids. Steroids are a family of lipids found in plants and animals. ये plants में भी मिलते हैं और animals में भी मिलते हैं. A steroid contain 4 fused carbon rings. ठीक है, स्टीरॉयड में 4 रिंग्स होते हैं, 4 रिंग्स होंगे जो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे और इनमें 17 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। 17 कार्बन एटम्स मिल के 4 रिंग्स बनाते हैं और वो 4 रिंग्स आपस में फ्यूज होते हैं और वो 4 फ्यूज रिंग को न्यूक्लियस बोला जाता है, स्टीरॉयड न्यूक्लियस। 17 कार्बन एटम्स मेक द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्टीरॉयड नोन एज स्टीरॉयड न्यूक्लियस. Steroid nucleus is found in a number of extremely important biological molecules. ये वाला जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल जो है, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। वो कोलेस्ट्रॉल से आगे उनकी बायोसिंथेसिस होती है। उसके बाद एड्रेनोकोर्टिकॉइड, ये भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। द सेक्स हार्मोन्स एंड बाइल एसिड, सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, वो कहाँ से डेरिवेटिव होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। एंड बाइल एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में आपको मिलेगा। ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल है ये आपको प्लांट सेल्स के अंदर नहीं मिलेगा। अ टिपिकल एनिमल सेल मेम्ब्रेन कंटेन अबाउट 60% फास्फोलिपिड्स। एक टिपिकल एनिमल सेल के अंदर 60% जो होता है फास्फोलिपिड होता है एंड 25% कोलेस्ट्रॉल। बाइल एसिड आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। लाइपोप्रोटीन्स आर लिपिड प्रोटीन कम्प्लेक्सेस, यानी कि लिपिड और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो उस कम्प्लेक्स को लाइपोप्रोटीन का नाम देते हैं। कंटेन लार्ज इनसोल्यूबल ग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। 5 क्लासेस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, इसकी 5 क्लासेस हैं जिनमें काइलोमाइक्रोन्स, वीएलडीएल, आईडीएल, एलडीएल एंड एचडीएल। काइलोमाइक्रोन्स में क्या चीज होगी? ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर। ये ट्राइग्लिसराइड्स को इंटेस्टाइन से लिवर तक लेके जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा कुछ अदर साइट्स में मिलेगा, लेकिन आपने मेन जो साइट याद रखनी है वो ये है कि इंटेस्टाइन से लिवर तक जो फैट्स को ट्रांसपोर्ट हो रही हैं वो किस फॉर्म में हो रही होती हैं? काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स को किस इंटेस्टाइन से लिवर तक लेके जाने का जो काम है वो काइलोमाइक्रोन का है। उसके बाद है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आपको किस जगह पे मिलेंगे? ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लिवर टू टिश्यू। ट्राइग्लिसराइड को लिवर से टिश्यूज तक लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ VLDL, यानी कि लिवर से टिश्यूज तक जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो VLDL की फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। आइडियल इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो आइडियल है ये ट्राइग्लिसराइड्स बैक टू द लिवर, यानी कि टिश्यू से अगर ट्राइग्लिसराइड्स को लिवर तक लेके आना हो तो वो किस फॉर्म में आएंगे? आइडियल की फॉर्म में। एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू टिश्यू, अगर कोलेस्ट्रॉल को लिवर से टिश्यूज तक लेके जाना हो तो वो जाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में। एलडीएल क्या है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और अगर टिश्यूज से लिवर तक, लिवर की तरफ कोलेस्ट्रॉल को लेके आना हो तो वो काम है HDL का, हाई डेंसिटी
लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं इनमें से? एचडीएल को। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, sir. समझ आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. No, sir. Yes, sir. ओके उसके बाद है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन डिफरेंट proportions देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन एटम होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स के अंदर भी वही सेम आइटम होते हैं लेकिन वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में होते हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स आर मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन द बॉडी, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो हमारे जिस्म के अंदर सबसे अबंडेंट लिपिड है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड होती है, ठीक है। मोस्टली इनके दरमियान में क्या होता है? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। Dietary lipids. Dietary lipids, the average daily intake of lipid by US adult is about 81 gram, of which more than 90% is normally triglycerol, triacyl glycerol, ठीक है। जो यूएस में एक अडल्ट की नॉर्मल डेली लिपिड इनटेक कितनी होती है? अबाउट 81 ग्राम्स ऑफ लिपिड, विच इज मोर देन 90% इज नॉर्मली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। इसमें ज़्यादातर कौन सा होता है? 91%, 90% ऑलमोस्ट कौन सा होता है? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। इसके आगे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हाई फैट फूड्स कौन सी हैं? फैटी मीट्स एंड फिश, चीज, बटर, एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स, चॉकलेट्स। यहाँ तक कोई है कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. प्रोसेसिंग ऑफ डाइटरी लिपिड इन द स्टमक। अब तक हमने लिपिड्स की बात की है, अब हम देखते हैं कि लिपिड्स को जब हम इनटेक करते हैं तो वो कैसे कैसे मेटाबोलाइज होके आगे हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मूव करेगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स बिगिंस इन द स्टमक। जो इसकी डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर स्टार्ट होगी लिपिड की। जब हम लिपिड को इनटेक करेंगे उसकी डाइजेशन लिपिड्स में स्टार्ट होगी, स्टमक में स्टार्ट होगी, कैटालाइज्ड बाय एन लाइपेज, जिसको हम लिंगुअल लाइपेज का नाम देते हैं, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लैंड्स एट द बैक ऑफ द टंग। लिंगुअल बोलते हैं टंग को, ठीक है, जुबान को। तो लिंगुअल लाइपेज दैट मीन्स ये कोई ऐसा एंजाइम है जो कि जुबान के नज़दीक से कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। इससे आपको इजीली आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लैंड एट द बैक ऑफ द टंग। ये टंग की बैक पे एक ग्लैंड होता है, ठीक है, वहां से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको लिंगुअल लाइपेज का नाम देते हैं। TAG मॉलिक्यूल्स, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड molecule, particularly those containing fatty acids of short or medium chain length, ठीक है। ये जो लिंगुअल लाइपेज है ये किन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करेगा? शॉर्ट और मीडियम लेंथ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना TAG के, उनके ऊपर ये इफेक्ट करेगा और उनको डाइजेस्ट करेगा। फ्यूअर देन 12 कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम्स के लिहाज से देखा जाए जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद 12 से कम होगी, सच एज आर फाउंड इन मिल्क एंड फैट। ये वाले जो शॉर्ट और मीडियम चेन लेंथ TAG हैं, ठीक है, ये आपको किस में मिलेंगे? मिल्क फैट में मिलेंगे, ठीक है। आर प्राइमरीली टारगेट ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज का जो टारगेट है वो शॉर्ट और मीडियम चेन लेंथ TAGs हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These same TAGs are also degraded by a separate gastric lipase secreted by the gastric mucosa. Both enzymes have optimum pH of 4 to 6, ठीक है। यही जो सेम TAGs हैं, ठीक है, इसको एक और एंजाइम की मदद से भी डिग्रेड किया जाता है, एक और एंजाइम की मदद से भी डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक और एंजाइम की मदद से इसकी ब्रेक डाउन की जाती है, वो कौन सा है? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जैसा कि उसके नाम से शो हो रहा है कि ये स्टमक से रिलीज होगा, गैस्ट्रिक मिकोजा से ये सेक्रीट होगा, ठीक है।
लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज दोनों को काम करने के लिए जो ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर होती है, दोनों एंजाइम्स हैं, दोनों एंजाइम्स को वर्क करने के लिए ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। वो पीएच कितनी है? 4 to 6 पीएच, यानी कि एसिडिक पीएच में ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो काम करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कंट्रोल ऑफ लिपिड डाइजेशन, cholecystokinin CCK cells in mucosa of lower duodenum एंड ज्यूजिनम। लोअर ड्यूडिनम और ज्यूजिनम के जो सेल्स हैं वो जब लिपिड को सेंस करेंगे, जब लिपिड रिच डाइट वहाँ से पास होगी, प्रोड्यूसेस दिस स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन, तो वहाँ से एक स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होगा जिसको सीसीके का नाम देते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ लिपिड एंड partially digested protein entering these regions of upper small intestine। ठीक है, ये सीसीके कब रिलीज होता है? जब वहां पे पार्शली डाइजेस्टेड परसेंट्स ऑफ लिपिड एंड पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन उस जगह पे इंटर होंगे। जब वहां पे इंटर होंगे तो सीसीके रिलीज होगा। ठीक है, ये एक स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन है। इसका काम क्या है? सीसीके ने जाके एक तो इसने स्टमक के ऊपर इफेक्ट करना है और उसकी जो इम्पिटाइंग है, ठीक है, स्टमक को इसने इसकी इम्पिटाइंग को डिले कर देना है, यानी कि वो स्लोली अपने जो कायम है उसको स्लोली ड्यूडिनम के अंदर रिलीज करे। उसके अलावा इसने जाके जो गॉल ब्लैडर है उसके ऊपर इफेक्ट करना है और उसकी कंट्रैक्शन करवानी है, जिसकी वजह से जो बाइल जूस है वहां से रिलीज होके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। सेक्रीटन, सेक्रीटन सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल सेल्स, ये इंटेस्टाइनल सेल्स से सेक्रीट होगी। स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन, ये भी एक स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन है। secretin causes the pancreas and the liver to release a solution rich in bicarbonates। क्योंकि जो स्टमक से जो फ्लूइड कायम की सूरत में जो डाइजेस्टेड मटेरियल आ रहा होता है उसकी जो पीएच होती है वो कम होती है, यानी कि वो एसिडिक पीएच होती है। वही एसिडिक पीएच अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन को वो डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो उस पीएच को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए जब इंटेस्टाइनल सेल्स उसको सेंस करते हैं तो एक स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसको सेक्रीटन का नाम देते हैं, और वो सेक्रीटन पेंक्रियाज और लिवर से बाइकार्बोनेट रिच सोल्यूशन को रिलीज करवाती है। जब वो बाइकार्बोनेट रिच सोल्यूशन इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, उस लो पीएच वाले फूड के साथ मिलके उस लो पीएच को न्यूट्रलाइज करके, यानी कि उस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये डायग्राम की सूरत में समझाया गया, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स डिग्रेडेशन। Triglycerides are degraded by lipases to form free fatty acids and glycerol। ठीक है, जब ट्राइग्लिसराइड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ग्लिसरॉल होता है और उसके अलावा फैटी एसिड्स होते हैं। जब इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा तो इसमें से दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो ग्लिसरॉल निकलेगा और दूसरा फैटी एसिड रिलीज होंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी लिपिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि उसका महलूल बनाया जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। द क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी लिपिड अकर्स इन द ड्यूडिनम। ये वाला जो इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस है ये ड्यूडिनम में होता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक लिपिड ड्रॉपलेट so that the digestive enzymes which work at the interface of droplet and the surrounding aqueous solution can act effectively। emulsification की वजह से क्या होगा कि वो उस फैट का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उस फैट को डाइजेस्ट करवाने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो इफेक्टिवली उसके ऊपर आके बाइंड होंगे और उसकी डाइजेशन करवाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इमल्सिफिकेशन का काम क्या है, क्यों इमल्सिफिकेशन हमने करवानी है, समझ आ गई? Yes, sir. टू मैकेनिज्म्स थ्रू विच इमल्सिफिकेशन अकर। ठीक है ना, दो मैकेनिज्म्स के थ्रू इमल्सिफिकेशन होती है। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट की जो डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हेल्प आउट करती हैं, और उसके अलावा मैकेनिकल मिक्सिंग ड्यू टू पेरिस्टल्सिस, और पेरिस्टल्सिस की वजह से वो आपस में बाइल सॉल्ट के साथ मिक्स होगा और एक
फ्लूइड बनाएगा, थिक फ्लूइड, और फ्लूइड बनने की वजह से उसका जो सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। Emulsification by the bile salts. Bile salts are emulsifying agent, interact with the dietary lipid particles and aqueous duodenal content. जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो इमल्सिफाइंग एजेंट है, इंटरेक्ट विद द डाइटरी लिपिड, जो डाइटरी लिपिड जो हमने लिपिड इंटेक किया है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, एंड द एक्वस ड्यूडिनल कंटेंट, और उसके अलावा जो ड्यूडिनम के अंदर जो वाटर कंटेंट होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, देयर बाय स्टेबलाइजिंग द लिपिड पार्टिकल एज दे बिकम स्मॉलर, और जब उनको आपस में वो उनकी ब्रेकडाउन होगी तो लिपिड पार्टिकल जो होंगे वो स्मॉलर पार्टिकल बन जाएंगे ना, लार्ज पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे, एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम क्वाल सेंसिंग। ठीक है, और जब वो ब्रेकडाउन होके उनका जो साइज है वो छोटा होगा, अब दोबारा वो आपस में एक दूसरे के साथ दोबारा जुड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में दोबारा मिलके ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बना सकते हैं। तो ये क्या करता है कि बाइल साल्ट उनको आपस में दोबारा कंबाइन होने से भी रोकेगा, एक तो उनको इमल्सिफाई करेगा और दूसरा दोबारा उनको आपस में जुड़ने से भी रोकेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. डिग्रेडेशन ऑफ डाइटरी लिपिड्स बाय पेंक्रियाटिक एंजाइम, जो पेंक्रियास से एंजाइम आ रहे होते हैं उन वो कौन कौन से लिपिड्स की डिग्रेडेशन करवाएंगे? डाइटरी टीएजी, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स एंड फास्फोलिपिड्स, इन तीन चीज़ों की वो डाइजेशन करवाएंगे, इन तीन चीज़ों की वो आगे मजीद ब्रेक डाउन करवाएंगे। टीएजी अब उसको हम डिटेल से देखते हैं कि पेंक्रियाटिक एंजाइम इनकी कैसे कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, pancreatic lipase which preferentially removes the fatty acid at carbon 1 and 3। TAG में से जो पेंक्रियाटिक लाइपेज है वो फैटी एसिड्स को रिमूव करेगा किस किस जगह से? कार्बन 1 एंड 3 से। जिस वक्त वो 1 एंड 3 से उनको रिमूव करेगा, द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस आर दस मिक्सचर ऑफ 2 मोनो असाइल ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड। तो जब ये फ्री फैटी एसिड को कार्बन 1 और 3 से रिमूव करेगा तो उसकी नतीजे में ये दो प्रोडक्ट बनेंगी, एक तो बनेगी 2 मोनो असाइल ग्लिसरॉल एंड अ फ्री फैटी एसिड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. टीएजी पे उसका इफेक्ट क्या होगा? पेंक्रियाटिक एंजाइम का ये इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर डिग्रेडेशन। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो होंगे, मोस्ट डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म। ठीक है, जो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल होता है वो फ्री फॉर्म में होता है, विद 10 to 15% प्रेजेंट इन स्टेरिफाइड फॉर्म, और उसमें से 10 से 15% जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो ईस्टर की फॉर्म में होगा, यानी कि वो बाउंड फॉर्म में होगा। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पेंक्रियाटिक कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है पेंक्रियाटिक कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम ने क्या करना है कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को उसकी ब्रेक डाउन करवानी है। जब उसकी ब्रेक डाउन करवाएगा तो उसके नतीजे में क्या चीज प्रोड्यूस होगी? एक तो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, प्लस फ्री फैटी एसिड। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की ब्रेक डाउन की सूरत में फ्री कोलेस्ट्रॉल मिलेगा और फ्री फैटी एसिड्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद थर्ड चीज आ गई फास्फोलिपिड की डिग्रेडेशन। ये देखें, इस जगह पे तीन चीज़ों की डिग्रेडेशन हो रही थी ना पेंक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से। एक टीएजी की थी, दूसरे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, और तीसरे नंबर पे थी फास्फोलिपिड्स। अब हम बात करते हैं फास्फोलिपिड डिग्रेडेशन की। पेंक्रियाटिक जूस इज रिच इन प्रो एंजाइम ऑफ फास्फोलाइपेज A2। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रो एंजाइम होता है जो कि फास्फोलाइपेज A2 होता है। फास्फोलाइपेज A2 रिमूव्स वन फैटी एसिड फ्रॉम कार्बन 2 ऑफ फास्फोलिपिड। जो फास्फोलाइपेज A2 है वो कार्बन सेकंड कार्बन से फास्फोलिपिड का जो सेकंड कार्बन है वहां से एक फैटी एसिड को रिमूव करवाएगा, लिविंग अ लाइसोफास्फोलिपिड। और जब एक फैटी एसिड वहां से रिमूव हो जाएगा तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट पीछे बच जाएगी उसको बोलते हैं लाइसोफास्फोलिपिड, एक्टिवेटेड बाय द ट्रिप्सिन। ये आगे जो फास्फोलाइपेज A2 है इसको एक्टिवेट किसने करना होता है? ट्रिप्सिन ने। ठीक है, ट्रिप्सिन एक एक्टिवेटेड एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म इसकी होती है ट्रिप्सिनोजिन। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये फास्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट करेगा, फास्फोलाइपेज A2 आगे ये वाला काम करवाएगा। ठीक है,
लाइसोफॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस करवाएगा। रिक्वायर्स बाइल साल्ट फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी। ये वाला जो एंजाइम है फास्फोलाइपेज A2, ये बाइल सॉल्ट्स की मौजूदगी में एक्टिवली काम करेगा, ठीक है, प्रॉपरली काम करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स बाय इंटेस्टाइनल मिकोजल सेल्स। अब तक हमने क्या किया है कि इंटेस्टाइन के अंदर लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म की है, ठीक है, उसको तोड़ फोड़ के इस काबिल बनाया है कि उसको एब्जॉर्ब करके हम इंटेस्टाइनल सेल्स के थ्रू आगे हम अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि अब उसको हमने एब्जॉर्ब कैसे करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स बाय द इंटेस्टाइनल मिकोजल सेल्स, इंटेरोसाइट्स। Free fatty acids, free cholesterol, and 2-monoacyl glycerol are the primary products of lipid digestion in the jejunum. यही 3 स्टेप जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, यहाँ से क्या मिला हमें, 2-monoacyl glycerol एंड फ्री फैटी एसिड, ठीक है। सेकंड में से हमें क्या मिला, कोलेस्ट्रॉल प्लस फ्री फैटी एसिड, ठीक है। इसी तरह थर्ड में से हमें फास्फोलाइपेज 1-2 की मौजूद में लाइसोफॉस्फोलिपिड मिला, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को, इन सारी तीनों चीज़ों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। ये किस जगह पे डाइजेशन की सूरत में हमें मिली है, जीजीनम के अंदर। दीज प्लस बाइल सॉल्ट्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैटी एसिड्स और उसके अलावा 2-मोनोसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, इन तीनों के अलावा फैट सोल्यूबल विटामिन्स और उसके अलावा बाइल सॉल्ट, ये आपस में मिलके एक मिसल बनाएंगे, एक बॉल बनाएंगे, ठीक है। उस बॉल में क्या होगा, डिस्क शेप्ड क्लस्टर ऑफ amphipathic lipid that coalesces with their hydrophobic groups on the inside and their hydrophilic groups on the outside. ये आपस में मिलके एक बॉल की टाइप की एक चीज बनाएंगे, ठीक है, जिसको मिसल का नाम दिया जाता है। उस मिसल का जो इनसाइड होगा, जो इनर साइड होगी, उसमें हाइड्रोफोबिक जो इनका पोर्शन होगा, हाइड्रोफोबिक एंड होगा, वो इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होगा वो एक्वस एनवायरनमेंट को फेस करेगा, ठीक है। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो वो एक वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। ये मिसल जो होगा वो वाटर सोल्यूबल होता है। यहाँ तक समझ आई है कि मिसल Yes, किस तरह sir. बनता है, कौन कौन सी Yes, sir. चीजें होती हैं मिसल के अंदर। मिसल के अंदर फ्री फैटी एसिड होंगे, फ्री कोलेस्ट्रॉल होगा, 2-मोनोअसाइल ग्लिसरॉल होगा, उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होंगे, उसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन्स होंगे, ठीक है। इन सारी चीजों के जो हाइड्रोफोबिक पोर्शंस होंगे वो इनसाइड होंगे, ठीक है, यानी कि वाटर से अवे होंगे। और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होंगे, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जो होंगे, वो वाटर एक्वस सरफेस को फेस कर रहे होंगे। और जब वो इस कंफर्मेशन में आ जाएगा, इस शक्ल में आ जाएगा, तो वो एक वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। मिक्स्ड मिसल्स आर देयरफॉर सोल्यूबल इन एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल ल्यूमन, ठीक है ना। अब ये क्या है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर एक वाटर सोल्यूबल मिसल बन गया है। दीज पार्टिकल अप्रोचेस द प्राइमरी साइट ऑफ लिपिड एब्जॉर्प्शन। ये अपनी उस प्राइमरी साइट तक पहुंचेंगे जिस जगह पे लिपिड की एब्जॉर्प्शन होगी, द ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेरोसाइट, ठीक है ना। इस जगह पे पहुंचेंगे और वहां से ये एब्जॉर्ब होकर इंटेरोसाइट के अंदर इंटर होंगे। इज Excuse me, दैट sir. क्लियर? जी जी। Sir, फैट soluble vitamins कहाँ से गेन हो रहे हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन्स हम इनटेक कर रहे हैं ना, विद डाइट के थ्रू हम इनको इनटेक करेंगे, ठीक है। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, फैट में फैट के थ्रू, ये फैट की मदद से ये अंदर इंटर होंगे मिसल के थ्रू, ठीक है ना। ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इनको सर अब्जॉर्ब अभी होने तक के जो लिए हमने मिसल की सारे जरूरत होगी। मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स किए हैं उनमें बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो हमने पढ़े हैं, बट मुझे समझ नहीं आया कि फैट soluble vitamins का हमने वो कोई हम स्टेप। बाहर से इनटेक कर रहे हैं ना, अच्छा अच्छा, डाइट की ठीक है, सूरत में, ओके सर। ठीक है। Absorption of lipids contained in a mixed micelle by an intestinal mucosal cell, यानी कि मिसल का ये वो सारी चीज़ें इसमें अटैच्ड हैं, ठीक है। ये वाला जो इनर साइड है ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, और जो इसकी आउटर सरफेस है वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। और जब ये ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे वहां जाके ये आगे अब्जॉर्ब होंगे इनटू द इंटेरोसाइट, यानी कि इंटेस्टाइनल सेल के अंदर इंटर हो जाएंगे। इंटेस्टाइनल सेल के अंदर जब इंटर होंगे देन रीसिंथेसिस ऑफ TAG एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स विल टेक प्लेस, ठीक है।
वो सारी चीज़ें जिनको हमने इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर डिग्रेड किया वो दोबारा रीसिंथेसाइज होंगी, वो दोबारा आपस में कंबाइन होंगी. द मिक्सचर ऑफ लिपिड्स एब्जॉर्ब बाय द enterocyte migrates to the endoplasmic reticulum where biosynthesis of complex lipids takes place. ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएंगे और वहां पे दोबारा कम्प्लेक्स लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, शॉर्ट एंड मीडियम चेन लेंथ fatty acids are not converted to their CoA derivatives and are not re-esterified to 2-monoacyl glycerol. Instead, they are released into the portal circulation. जो शॉर्ट और मीडियम चेन लेंथ फैटी एसिड्स होंगे वो दोबारा रीस्टेरिफाइड नहीं होंगे, वो दोबारा आपस में कंबाइन नहीं होंगे. ठीक है, शॉर्ट एंड मीडियम चेन लेंथ फैटी एसिड्स आगे पोर्टल सर्कुलेशन में इंटर होंगे और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में चले जाएंगे. ठीक है, लिवर में क्या होगा, या तो उनको वहां से उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जाएगी या फिर उसको स्टोर कर लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फैट. ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Lipid metabolism or absorption. Short chain fatty acids are absorbed and enter the portal vein to the liver. ठीक है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे और उसके बाद इंटर होंगे पोर्टल वेन में और वहां से लिवर तक पहुंच गए. दोज फैटी एसिड्स विद मोर देन 10 कार्बन्स आर रीसिंथेसाइज्ड टू ट्राइग्लिसराइड. जिन में कार्बन की तादाद मोर देन 10 होगी वो दोबारा रीसिंथेसाइज होंगे. ठीक है, यानी कि वो आपस में मिल के दोबारा कम्प्लेक्स लिपिड में चेंज होंगे ट्राइग्लिसराइड्स में. दे आर देन कन्वर्टेड इनटू काइलोमाइक्रोन्स और इनको अब दोबारा ट्रैवल करने के लिए यानी कि इंटेस्टाइनल सेल से इंटेस्टाइन से लिवर तक जाने के लिए काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में आगे ट्रैवल करना पड़ेगा. ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है कि इंटेस्टाइन से लिवर तक जाने के लिए ट्राइग्लिसराइड्स को किस सूरत में ट्रैवल करना पड़ता है, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में. दे आर देन कन्वर्टेड इनटू काइलोमाइक्रोन्स एंड पास टू द लिम्फेटिक सिस्टम. और इनका साइज बड़ा होने की वजह से ये काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो ब्लड के थ्रू नहीं आएंगे, ये किस सिस्टम के थ्रू आएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू. ठीक है, इनको लिम्फेटिक चैनल के अंदर इंटर करवा दिया जाएगा और वहां से ये लिवर में जाएंगे. सम फैटी एसिड्स एंटरिंग द लिवर आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी, अदर्स स्टोर्ड. कुछ जो फैटी एसिड्स हैं जो कि लिवर में पहुंचे हैं उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करवा ली जाएगी. ठीक है, और जो दूसरे होंगे यानी कि जो एक्सेसिव होंगे, जो जिन जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, जो रिमेनिंग बच जाएंगी उनको स्टोर कर लिया जाएगा. ब्लड लिपिड्स. ब्लड में कौन कौन से लिपिड्स होते हैं? 45% फास्फोलिपिड होते हैं, 35% ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, 15% कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स और 5% फ्री फैटी एसिड्स. इज दैट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद लिपिड मेल एब्जॉर्प्शन. लिपिड मेल एब्जॉर्प्शन यानी कि लिपिड जो होगा वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा. लिपिड मेल एब्जॉर्प्शन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड लिपिड. इसमें क्या होगा कि लिपिड इंक्रीज होगा. किस जगह पे इंक्रीज होगा? इंक्लूडिंग द फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स इन द फीसिस. ठीक है, जितने भी, क्योंकि जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, लेकिन इसेंशियल फैटी एसिड्स को हमें बाहर से इनटेक करवाना पड़ता है. ठीक है, तो जब हम इनटेक करेंगे और वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो फीसिस के थ्रू बाहर खारिज होंगे. तो इसमें क्या होगा कि लिपिड की जो अमाउंट है और उसके अलावा फैट सोल्यूबल विटामिन्स, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी मेल एब्जॉर्प्शन, लिपिड मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं एब्जॉर्ब होंगे और इसेंशियल फैटी एसिड्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे. ठीक है, और उनकी जो अमाउंट है फीसिस के अंदर इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो फीसिस के थ्रू बाहर खारिज होंगे. दैट इज कॉल्ड स्टियटोरिया. ठीक है, इस कंडीशन को स्टियटोरिया का नाम देते हैं. कैन बी कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन लिपिड डाइजेशन एंड और एब्जॉर्प्शन. ये वाली जो प्रॉब्लम है स्टियटोरिया है, जो लिपिड मेल एब्जॉर्प्शन है, ये दो प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है. या तो लिपिड की डाइजेशन नहीं प्रॉपरली हो रही या उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही. ठीक है, किस कंडीशन में हो सकती है? एक कंडीशन इधर बताएगी है सिस्टिक फाइब्रोसिस. अब टिल नाउ कोई कंफ्यूजन है? No, sir. No, sir. उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म. लिपिड मेटाबॉलिज्म के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? काइलोमाइक्रोन सिंड्रोम. दिस कैन बी ड्यू टू फेमिलियल लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी.
लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर अफेक्टिंग अबाउट 1 in 10 million पीपल। ठीक है, 10 मिलियन में से सिर्फ किसी एक बंदे को इफेक्ट कर सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज इज इन्वॉल्व, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज का काम क्या है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज हाइड्रोलाइजिंग काइलोमाइक्रोन टू फॉर्म काइलोमाइक्रोन रेमनेंट। ये क्या करता है कि काइलोमाइक्रोन जो कि इंटेरोसाइट में बना था उसको हाइड्रोलाइज करता है, उसको आगे ब्रेक डाउन करता है और उसको कन्वर्ट करता है काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स में, कन्वर्टिंग वीएल डीएल टू आइडियल पार्टिकल्स। और उसके अलावा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट करता है। ग्रोस एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अनक्लियर्ड काइलोमाइक्रोन पार्टिकल्स। तो इसकी कमी की वजह से क्या होगा कि प्लाज्मा के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ अनक्लियर्ड काइलोमाइक्रोन पार्टिकल्स, क्योंकि इस लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने क्या करवाना होता है, काइलोमाइक्रोन की ब्रेक डाउन करवानी होती है, उसकी हाइड्रोलाइसिस करवानी होती है। आप टिल नाउ कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। सर सिस्टिक फाइब्रोसिस का जिक्र था लास्ट स्लाइड में, सेकंड लास्ट स्लाइड में, तो सर